One of you, please confirm that you can see the slide. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So yes, we are studying project management, and it is one of the most important subjects which gives us the basic understanding as to how to create a project. Because ultimately in the world of business, in business की दुनिया में हम या तो प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विसेज बनाते हैं, और कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए हमको उसका एक एंटरप्राइज क्रिएट करना पड़ता है फिजिकल फॉर्म में, और उसी क्रिएशन को हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। उसमें फिर मशीन्स को इंस्टॉल किया जाता है, कमीशन किया जाता है, बंदों को ट्रेन किया जाता है ना, और उसमें फिर आप प्रोडक्ट और सर्विस जनरेट करते हो, क्रिएट करते हो, फैब्रिकेट करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, and then you create revenue, then you sell those things through your marketing setups, and that is how you make the profits. And we have understood the basic importance of the subject of project management, because it comes after entrepreneurship development, and thereafter to run a particular project we use the techniques which are taught to us in the subject of production and operation management. जहां तक ताल्लुक रखता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वी स्टार्टेड लर्निंग दिस सब्जेक्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, एंड देन वी आल्सो लर्नड अबाउट द टूल्स एंड टेक्निक्स एंड द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर एज वेल एज अदर team members. Then we learned about the phases of project life cycle. फिर हमने उनके टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में भी ज्ञान प्राप्त किया. देन वी मेड एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट, क्योंकि कोई भी हम प्रोजेक्ट लगाते हैं तो हमें एनवायरनमेंट का ज्ञान होना चाहिए. तो हमने एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का ज्ञान लिया, और वहां पे हमने थोड़ा सा इस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया कि सोशल एनवायरनमेंट का क्या महत्व है, क्या चीज है ये, है ना. और फिर हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझा, और फिर एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को समझा, जिसमें हमने टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल, मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी टर्म्स से अपने आप को अवगत कराया, है ना. क्योंकि देखिए आज के टाइम में अगर आपका टेक्नोलॉजी की तरफ, इफ यू आर नॉट सेवी, दैट्स व्हाट इट इज नॉर्मली सेड, इफ यू आर नॉट अ टेक सेवी गाय, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू बिजनेस इन द टुडेज वर्ल्ड, है ना. आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जो आपका वर्कर है वो आपको चार्ली बना के पतली गली से निकल जाएगा, है ना. So you have to have the understanding, and that's the reason that we then switched over our focus to the technological analysis, technical analysis about our project. And then when we completed the technical analysis of the project, the requirement of machines and other items, then we came down to the location, and in location also we found that there are many areas which were important. These were the areas which were discussed yesterday, and then we also learned about the controllable factors and uncontrollable factors in this, and different type of industry, चाहे वो हैवी इंडस्ट्री हो, लाइट इंडस्ट्री हो या रिटेल इंडस्ट्री हो, उसमें डिफरेंट तरह के फैक्टर्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, है कि नहीं, उसकी साइट सिलेक्शन को, है ना. क्योंकि काम आपको, अगर आपको, आई एम सेइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि अगर आपको छोटा सा कोई ईटिंग जॉइंट बनाना है ना, छोटा सा कोई रेस्टोरेंट खोलना है, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो कि भैया मेरा ग्राहक वहां आएगा कि नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटी टू द कस्टमर, है ना, लोकेशन और कॉम्पिटिटर कौन है ना, कितने यहाँ पे कस्टमर, फुटफॉल क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन जब आप कार बनाने लगते हो तो आपको ये लगता है कि भाई कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितना क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इन सब झंझटों को, इन सब क्राइटेरियाज को, फैक्टर्स को जो इन्फ्लुएंस करते हैं साइट सिलेक्शन को, इनको हमने डिटेल में देखा. फिर हमने ये भी याद किया कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में हमको एक बड़ी अच्छी टेक्निक बताई गई थी, जिसको हमने फैक्टर लोकेशन, जो लोकेशन डिसाइड करने के लिए 2-3 मेथड्स हमको बताए गए थे, जिसमें ब्रेक इवन मेथड भी था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड था, फैक्टर रेटिंग मेथड था, है ना. हमने इससे अपने आप को अवगत कराया. उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी सिलेक्शन में ये देखा कि टेक्नोलॉजी क्यों, हम टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं. क्योंकि हम हमेशा ये चाहते हैं कि भाई जो पुराना काम है, जिससे धीरे चल रहा है, वो अब तेजी से हो. पैराडाइम शिफ्ट, फिर हमने समझा कि पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है. जब भी हम किसी चीज की रूपरेखा में तब्दीली लेके आते हैं, है ना, जो जिस तरह से हम एक काम को पहले करते थे, जैसे टाइपिंग हम करा करते थे किसी जमाने में, है ना, कोई चिट्ठी टाइप करनी होती थी तो हम एक कागज अंदर लगाते थे, उसको रोल से चला. आप लोगों में भी कईयों ने देखे होंगे, वैसे तो पिछले 5-10 साल से टाइपराइटर मार्केट में दिखता नहीं है, तो वो टाइपराइटर में एक कागज लगाते थे. फिर उसमें पैराडाइम शिफ्ट आया, है ना, इन 1995, 96, 97 में आते आते वो पूरी जो टाइपिंग का वर्क था वो कंप्यूटराइज हो गया,
है ना। सो दैट वाज अ पैराडाइम शिफ्ट, और वो टेक्नोलॉजी में चेंज ऐसे आता है। और जैसे फिर हमने एक कार की फैक्ट्री को लगाने के लिए टेक्नोलॉजी की सिलेक्शन में क्या क्या एस्पेक्ट है ये समझने देखने की कोशिश करी, और फिर वो क्लासिफिकेशन या वो फैक्टर्स को, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या है, बाहरी फैक्टर क्या है और अंदरूनी फैक्टर क्या है, उनको समझने की कोशिश करी। और एक बहुत अच्छी टर्म हमने ह्यूमन वेयर की कल हमने समझने की कोशिश करी। ह्यूमन वेयर का मतलब होता है जो भी आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से के मिश्रण से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिश्रण से जो भी प्रोडक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें टास्क वो परफॉर्म करेगा ये तो आपको देखना ही है, लेकिन आपके यूजर को किस हद तक वो जो प्रोडक्ट है एक सहूलियत प्रदान कर रहा है, ये हमने देखा कि ये जानना हमारे लिए अनिवार्य था। यही ह्यूमन वेयर की बेसिक डेफिनेशन है। और इसको हमने एक एग्जांपल इस परिप्रेक्ष्य में लिया था कि जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए अगर हम कोई ब्लाइंड का एक मैंने एग्जांपल ले लिया था, उनके लिए अगर कोई मैं इस तरह की टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि वो बंदा जो इसको यूज करेगा, है ना, उसको किस तरह की दिक्कतें हैं। देन आई स्टार्ट दी reverse process of designing and creating the system by using the hardware and software methodologies, right? Then thereafter we learned about the extension criteria कि गवर्नमेंट क्या सोचती है, मार्केट क्या सोचती है, मार्केट में क्या चल रहा है ना, फिर टेक्निकल फैक्टर क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, और फिर लीगल फैक्टर क्या है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर क्या है। और हम यहाँ पे आके अपनी गाड़ी को हमने थोड़ा विश्राम दिया था क्योंकि तब तक जो है समय भी हो गया था और जाने का सबको भूख भी लग गई थी, ठीक है ना। तो आज हम ये देखेंगे कि एक मैनेजरियल फैक्टर्स जो है टेक्नोलॉजी सिलेक्शन में, जब एक मैनेजर साहब जैसे हमारे रवि हैं या और कौन से नाम लूं मैं, यहाँ पे रविंद्र चौहान है या शिक्षा सहगल है ना, विशा, ये कल बड़े बड़े मैनेजर बनेंगे तो इनको ये कहा जाएगा कि तुमको कार की फैक्ट्री लगानी है। और जब कार की फैक्ट्री लगानी है तो एज अ मैनेजर व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू आर गोइंग टू लुक फॉर in the environment, what are the factors you think that they will dictate as to which particular technology you should adopt। सबसे पहले तो लोकल इकोनॉमी। अब जैसे गाड़ी बनानी है, आप हाइड्रोजन कार बना के खड़ी कर दीजिए, 20 लाख की आप कार बेचोगे, खरीदने वाले 4 आदमी होंगे, फैक्ट्री आपकी 5 दिन में बंद हो जाएगी, है ना। तो दैट लोकल इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम, जॉब मार्केट, डिस्पोजेबल इनकम, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, है ना, ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी हैज टू बी केप्ट इन माइंड एज अ मैनेजर, है ना। फिर दूसरी चीज आती है कि लिविंग स्टैंडर्ड क्या है और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रहा है ना। बंदों की कुछ वो जो डिस्पोजेबल इनकम वाला एस्पेक्ट मैंने बताया, या गवर्नमेंट के पास पैसा है कि नहीं, थ्रू टैक्सेशन वो कलेक्ट कर पा रही है कि नहीं, और पब्लिक एक्सपेंडिचर में खर्च करके वो जो है जॉब क्रिएट कर पा रही है नहीं, या इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या हालचाल है। जैसे आज के कोरोना के टाइम में तो पिछले 12 महीने से नोज डाइव हो रखा है इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी भी हमारी नेगेटिव में चल रही है, और जिसमें हमने टेक्निकल रिसेशन जैसे शब्द को भी अभी पीछे 2-4-3 लेक्चर से पहले समझने की कोशिश करी थी, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है ये भी हमारे मैनेजर्स देखेंगे, यंग मैनेजर्स देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि लोगों को मेट्रो में जाना पसंद है या अपनी गाड़ी लेके भी कोई ट्रैवल करना, काम पे जाने को प्रायोरिटी देता है ना। एक उसमें प्राइवेसी आती है, एक उसमें टाइम सेविंग होती है, एक उसमें इंडिपेंडेंस रहती है ना। सो उनकी प्रायोरिटी क्या है। फिर लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, भाई ऐसा है गाड़ी तो सब हर एक आदमी चाह रहा है, लेकिन ये है कि उसके पल्ले में पैसे होने चाहिए, बट इफ ही डजंट हैव सफिशिएंट इनकम देन ही विल नॉट बी एबल टू परचेज। देन दिस पॉइंट ऑफ द जेंडर बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कोई भी मैनेजर को ये देखना अनिवार्य होता है कि जो ये समाज के लिए मैं ये प्रोडक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, मैन्युफैक्चर करने जा रहा हूँ, वाजा इस समाज में जेंडर बैलेंस है या नहीं। जेंडर बैलेंस का मतलब ये होता है, एक तो ये है कि भाई कितने प्रतिशत गर्ल्स हैं और कितने प्रतिशत बॉयज हैं, उनका रेशो क्या है ना। जैसे हिंदुस्तान के अंदर कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे गर्ल्स कम है, कुछ स्टेट्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा कम है ना। तो वो जेंडर बैलेंस दो एस्पेक्ट से देखा जाता है इसमें। एक तो ये है कि भैया आपने जेनरिक जेंडर बैलेंस देख लिया कि भैया हर 10 का अगर मैं रेशो लेता हूं कि 10 बॉयज हैं तो 8 गर्ल्स हैं, या 8.5 गर्ल्स का रेशो निकाल रहे हैं, ये टोटल पॉपुलेशन का। लेकिन यहाँ पे जेंडर बैलेंस जो आपको देखना है वो ये देखना है कि कितने डबल इनकम ग्रुप में है। डबल इनकम ग्रुप उसको बोलते हैं हम जहां पे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं एंड दे आर एबल टू क्रिएट मोर एंड मोर रिसोर्सेज एंड डिस्पोजेबल इनकम फॉर देमसेल्व्स, है ना। क्योंकि अगर उस तरह के कपल्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली उनके पास डिस्पोजेबल इनकम भी ज्यादा होगी। डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो अगर आप गाड़ी बनाने की सोच रहे हैं तो उनके पास लोन लेने की क्षमता ज्यादा होगी और आपकी गाड़ी टनाटन बिकेगी।
दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। फिर हमारे मैनेजर, यंग मैनेजर ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए कोई सपोर्ट वोट है, कोई टैक्स कंसेशन है, कोई लैंड सब्सिडाइज रेट पे है, कोई ज्यादा हमारे को पानी बिजली का खर्चा या रोड में बनाने में तो अपना ज्यादा सारा पसीना नहीं निकल जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कोई एनजीओ भी है जो मेरी कंपनी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा सकते हैं या नहीं, है ना। और हाउस होल्ड इनकम का पॉइंट तो हमने पहले ही इकोनॉमिक ग्रोथ में और जेंडर बैलेंस में कवर कर दिया। और हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव क्या है कि आज से 20 साल पहले जितनी भी कार फैक्ट्रियां यहाँ पे आई, है ना, उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या चल रहा है, मार्केट शेयर क्या चल रहा है, उनकी ग्रोथ क्या चल रही है ना, उनमें कंपटीशन कैसा चल रहा है, प्राइस उन्होंने कैसे इंक्रीज किया गाड़ी का, कितनी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है ना। तमाम दुनिया भर की बातें, छोटी छोटी बड़ी सब बातों को वो, और हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव हमेशा जरूरी होता है क्योंकि वो आपकी चक्षु खोल देता है ना, कि मार्केट में हो क्या रहा है, हो क्या रहा है और हो क्या रहा था, है ना। तो इससे आपको बहुत ज्ञान मिलता है। तो उसी हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव के परिप्रेक्ष्य में, है ना, in the perspective of the historic database, you then try to extrapolate, है ना। एक्स्ट्रापोलेट या उसको हम फोरकास्टिंग भी बोलते हैं। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब यही होता है कि किसी ग्राफ के ऊपर अगर कोई लाइन है, उस लाइन को मैं समय के अंतराल पे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो वो एक्स्ट्रापोलेशन कहा जाता है इंग्लिश में, है ना। सो दैट इज द पॉइंट। देन कम्स फाइनेंशियल फैक्टर। कौन से होंगे भाई, कैपिटल कॉस्ट कितनी है, सब्सिडी पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट सब्सिडी पॉलिसी, है ना, कोई चीज जैसे जैसे खेती के लिए सब्सिडी पॉलिसी को समझाने के लिए मैं एग्जांपल खेती कह देता हूँ। खेती के लिए जो है सरकार एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर फील्ड में अभी तक तो देती है, पानी भी बिजली भी सब फ्री देती है या कम रेट पे देती है, या दाना आपको जो बीज होता है ना, सीड्स आर ऑल्सो अवेलेबल एट सब्सिडाइज रेट। सब्सिडाइज का मतलब होता है इट इज बेसिकली कंसेशनल रेट एट विच द पर्टिकुलर थिंग इज पॉसिबल, और जिस पर्टिकुलर गाइडलाइन के अंदर वो दिया जाता है उसको हम सब्सिडी पॉलिसी बोल देते हैं गवर्नमेंट की, है ना। क्योंकि पॉलिसी की जो हमारी एक बेसिक डेफिनेशन है, इट इज बेसिकली, पॉलिसी का अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो पॉलिसी का मतलब होता है गाइडलाइंस, है ना। ये कानून नहीं होता, कानून में फर्क होता है, लॉ में, रूल में, रेगुलेशन में, पॉलिसी में, एडवाइजरी में, ये सब अलग अलग शब्द है। और इन शब्दों को मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इन शब्दों को लिखें और उनके अर्थ के ऊपर एक एक सेंटेंस बनाएं, जैसे 10वीं क्लास में या 8वीं क्लास में मैडम करवाती थी। तो उससे क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इन चीजों के बारे में इंप्रूव हो जाती है, ठीक है ना। देन कम्स दी कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट तो हमारे को कल या परसों किसी ने ज्ञान भी दिया था कि कैपिटल कॉस्ट, उसने लेकिन गलत ज्ञान दे दिया था, फिर मैंने शायद इसको करेक्ट किया था। तो कैपिटल कॉस्ट का मतलब होता है व्हाट आर द इंटरेस्ट रेट, है ना। सपोज यू आर, बिकॉज कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में फिर मैंने पूछा था। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि कोई भी कंपनी लगाने के लिए जो भी मैं रोकड़ा लगा रहा हूं, उसमें मैं डेट से पैसा कितना इकट्ठा कर रहा हूं, उधार लेके, है ना, और इक्विटी से कितना इकट्ठा कर रहा हूं। इक्विटी मतलब मैंने जो भी आपकी शेयर्स बाजार में आईपीओ खोला, है ना, इनिशियल प्रमोशनल ऑफर बोल देते हैं, है ना। तो वो उससे मैंने कितना पैसा इकट्ठा किया, उनका क्या रेशियो है, वो तो हो गया वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। और कैपिटल कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि जो मैंने इक्विटी से पैसा इकट्ठा करने में जो खर्चा उठाया, या जो मैं अपने डेट सर्विस में पैसा इकट्ठा खर्च करूंगा, वो कितना हो जाता है। डेट सर्विस का मतलब होता है जो आपने उधार लिया है, जब उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो, तो उसको हम फाइनेंशियल टर्म्स में बोलते हैं दैट टैक्स द पर्टिकुलर लोन हैज टू बी सर्विस्ड, है ना। सर्विस का मतलब यू विल बी पेइंग योर ईएमआईज एक्सेट्रा। ईएमआई से तो सब आप लोग वाकिफ हो, ज्ञानी हो सब लोग आप। देन कम्स दी सिलेक्शन क्राइटेरिया, है ना। अब मेरे को टेक्नोलॉजी फाइनली सिलेक्ट करनी है, तो मेरे को ये, अब मैं शब्द अपना जो आगे नहीं, एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, अब सीएनजी की गाड़ियां मैंने बनानी है, तो एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि 8 या 10 साल बाद जो है इंजन में थोड़ा सा वो घिसाई की आवश्यकता ज्यादा हो जाती है ना। घिसाई मतलब इंजन का जो वियर एंड टियर है, दैट इज स्लाइटली मोर, so you have to send the गाड़ी for a major repair, है ना। सो टेक्नोलॉजी तो कस्टमर यार 10 साल बाद जब वो रोएगा, तो आज से 10 साल बाद जब आप ये गाड़ियां बना रहे होगे, उस समय आपकी मार्केट डाउन होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। इसलिए टिपिकल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस हैज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग द टेक्नोलॉजी। देन रिलायबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि यू ट्रस्ट एंड द ट्रस्ट इज बरकरार, है ना। किसी चीज पे विश्वास, किसी चीज
में मैं कितने लंबे अरसे के लिए विश्वास रख सकता हूं, है ना, उसका रिलायबिलिटी का ये हिंदी रूपांतरण है। मतलब मशीन टेक्नोलॉजी विल गिव मी my customer this particular product, it will not let me down in the eyes of the customer, है ना। I am going to use the hydrogen engine technology, but I am not sure whether it is going to be reliable or not, है ना। But as far as the electric cars are concerned, or diesel cars and petrol cars are concerned, I have been manufacturing these engines for now ages, है ना। 50 60 70 साल हो गए हैं, तो हम ये इंजन तो बना ही रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी मेरी रिलायबल है ना। लेकिन नई टेक्नोलॉजी में रिलायबिलिटी का एस्पेक्ट थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। देन कम्स द इंस्टीट्यूशनल मैनेजेबिलिटी। अब मैं टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट कर ली, उसके बाद ये है कि मेरे यहाँ जो बंदे हैं वो तो चमन लाल हैं, वो तो ट्रेनिंग उनकी हो नहीं रखी है, ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है, तो वेदर आई विल बी एबल टू मैनेज दो दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी विद इन माई कंपनी और नॉट। देन फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट इसमें ऐसे आ जाता है, एक तो आपने रोकड़ा लगाया फैक्ट्री लगाने में, एक फैक्ट्री चलाने में, है ना। दूसरा है कि जब आपने टेक्नोलॉजी ली है, ऐसा तो नहीं है कि हर तीसरे साल में 5वें साल में थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाएगा और आप जो है उसके लिए जो उस समय पैसे की जो डिमांड आएगी, है ना, वो बहुत ज्यादा होने वाली है। अगर ऐसी बात है तो भाई साहब अभी इसी टाइम पे जब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, है ना, कि भाई मेरे को ये टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करनी है, तो उस हिसाब से आप सही चीज का चयन करें। चयन मतलब यू मेक अ चॉइस विच इज एप्रोप्रिएट, राइट। देन कम्स द रेगुलेटरी डिटर्मिनेंट्स, है ना। देखिए ये दोनों वर्ड बहुत भारी भारी है। रेगुलेटरी का मतलब होता है कि समथिंग which has to whose standards are to be kept within the given frame, है ना। and determinants क्या होती है? The basis on which the that particular standard is decided, है ना। तो रेगुलेटरी डिटर्मिनेंट्स का मतलब ये होता है कि जैसे हम गाड़ी के केस में कहते हैं कि भैया रेगुलेटरी डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट है पॉल्यूशन स्टैंडर्ड, तो पॉल्यूशन स्टैंडर्ड कितना है और गवर्नमेंट की इस पे क्या अगले आने वाले 10 साल में क्या पॉलिसी हो सकती है। तो जैसे अभी पॉलिसी चेंज हुई है, मैंने बताया भी था आपको, BS4 से BS6 हुई है, तो आजकल ऑटोमोटिव फैक्ट्री वालों के मतलब पसीने आए हुए हैं, बिकॉज दे हैव टू माइग्रेट द एंटायर असेंबली लाइन टू अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द इंजन, है ना। तो उनके जितने काफी इसमें इन्वेस्टमेंट काफी हो जाता है। तो दीज एस्पेक्ट्स आर देयर व्हिच हैव टू बी केप्ट इन माइंड फॉर डूइंग दिस। विद दिस पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए प्रवचन, the aspect of technology selection, technology criteria, intrinsic, everything is now done. Today we are going to start another topic which is pertaining to the market analysis. And in market analysis, we will study about market survey, characterization of market, market planning, है ना, इन बातों को, है ना। तो उसके लिए अब मैं इसका स्टॉप शेयर करता हूँ और वो दूसरी स्लाइड लेके आता हूँ। आप 1 मिनट विश्राम कीजिए और मैं मीटिंग एंड नहीं कर रहा हूँ। है ना। तो कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे समझ लीजिए इसको, है ना। देखिए कंडक्ट ऑफ, अब ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि नहीं। तो मार्केट सर्वे का ज्ञान तो आप सबको ही पता है ना। अब देखिए इसको पहले मैं कनेक्ट कर दूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, हमने अभी तक बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, है ना। इसकी डेफिनेशंस को समझा, इंपॉर्टेंस को समझा, ऑब्जेक्टिव्स को समझा, हर एक आदमी की ड्यूटी को समझा, प्रोजेक्ट बना के हमने खड़ा कर दिया या प्रोजेक्ट बना के खड़ा करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन भाई साहब मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब मैं बनाता हूं तो उसमें या तो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा या मैं कोई सर्विस बनाऊंगा, है कि नहीं, क्रिएट करूंगा जिससे कि मैं रेवेन्यू जनरेट कर सकूं। क्योंकि अल्टीमेटली जो मैं धंधा कर रहा हूं या करने वाला हूं, दैट इज बेसिकली फॉर मेकिंग मनी, है ना, इन एडिशन टू वट एवर वर्क आई डू एज पर दी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि भैया मैं जो रोकड़ा लगा रहा हूँ उससे मुनाफा होने वाला है या नहीं, है ना। तो मेरे को ये तो ज्ञान होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट मैं अगर बनाता हूं और ये प्रोडक्ट या सर्विस में बनाने जा रहा हूं, इसके लिए मेरे पास मार्केट बेस है या नहीं, कस्टमर बेस है या नहीं। तो मेरे को एनवायरनमेंट को छानना पड़ेगा, है ना, एनवायरनमेंट स्कैनिंग करनी पड़ेगी, एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, है ना। और उसी पूरे प्रोसेस में हम जो है मार्केट का कैरेक्टर समझने की कोशिश करते हैं।
और कैरेक्टर समझने के लिए मार्केट का सर्वे करना पड़ता है ना। मार्केट का सर्वे करने के बाद हम एक मार्केट प्लान को उजागर करते हैं। मार्केट प्लान का मतलब होता है, उसको मार्केटिंग प्लान बोल लो या मार्केट प्लानिंग बोल लो, एक ही बात होती है। उसमें बेसिकली क्या करते हो, जो आपके पुराने वाले 4 दोस्त हैं आपके या 7 दोस्त हैं, जो 4 पीस हैं या 7 पीस हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बना के अब बेचेंगे, है ना, वो चकाचक बिके, आप जो है धनवान हो जाए, करोड़पति हो जाए जल्दी। इसके लिए हम मार्केट सर्वे भी एक इसमें एक स्टेप है। तो मार्केट सर्वे जो मैं करता हूं, है ना, वो क्या बेसिकली किस लिए करता हूं, है ना। मार्केट सर्वे जो है ना, मार्केट या डिमांड एनालिसिस में चाहता हूं कि भाई मैं जो भी प्रोडक्ट बनाऊं, ये मैंने कड़ी आपको बांधी दी है ना, कि जो मैं प्रोडक्ट बनाने वाला हूं या सर्विसेज बनाने वाला हूं, है ना, उसके लिए क्या डिमांड है। तो 2 ब्रॉड इशू होते हैं उसमें, है ना। व्हाट इज लाइकली एग्रीगेट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, फॉर द प्रोजेक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस कह लीजिए, प्रोजेक्ट और सर्विस कह लीजिए, एक ही बात है यहाँ पे, है ना। एंड व्हाट शेयर ऑफ मार्केट विल द प्रपोज प्रोजेक्ट विल एंजॉय। इसमें कोई मेरे ख्याल रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसको फिर भी मैं बता देता हूँ कि भैया पहली बात तो ये है कि कितनी आज की डेट में अगर दिल्ली की पॉपुलेशन ले, अब मैं दिल्ली की पॉपुलेशन पूछूंगा तो आप लोग फिर झूलोगे। दिल्ली की पॉपुलेशन बताओ भाई, हिंदुस्तान दिल्ली के अंदर गाड़ियों की पॉपुलेशन बताओ, 4 व्हीलर की। पहले दिल्ली की पॉपुलेशन बताओ, फिर लताशा, कैन यू हियर मी, आर यू देयर इन द क्लास? अब ये देखो, ये तो मतलब यस सर। बेटा जी, दिल्ली की पॉपुलेशन मालूम है आपको? नहीं सर। पता होना चाहिए बेटा, ये तो गलत बात है। रविंद्र चौहान, दिल्ली की पॉपुलेशन अगर 2.5 करोड़ है तो यहाँ पे गाड़ियां कितनी है, कुछ अंदाजा है? आप ये कार फैक्ट्री लगाने लगाने जा रहे हैं रविंद्र चौहान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब मैं क्या बोलूं न्यूज चैनल की तरह, लगता है रविंद्र चौहान जी से हमारा संपर्क टूट गया है। विशाल बालवानी, आर यू देयर इन द क्लास? यस सर। बेटा आपको मेरा प्रश्न सुनाई दिया था? यस सर। नंबर ऑफ कार्स ना दिल्ली में? हाँ, नंबर ऑफ कार्स 4 व्हीलर्स आप बताएं, कुछ हाँ जी अंदाजा दें मेरे सर, को कि लगभग कितने होंगे? आई गेस 1 करोड़ सर। थोड़ा सा ज्यादा हो गया बेटा, 2.5 थोड़ा करोड़ ज्यादा। दिल्ली की पॉपुलेशन है, और दिल्ली के अंदर ऐसा माना जाता है कि लगभग जो है 60 लाख व्हीकल्स है। ठीक है, ठीक है ना। तो अब ये फिगर जो मैंने आपसे पूछा, वो सिर्फ इसलिए कि ये जो स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड दिल्ली के अंदर जो है आज की डेट में 60 लाख व्हीकल है। और जिस हिसाब से दिल्ली की प्रोग्रेस हो रही है, दिल्ली एक्सपेंड हो रही है, एनसीआर बन रहा है, और सैटेलाइट सिटीज अंदर, सैटेलाइट टाउन्स इसमें इंक्लूड होते जा रहे हैं, तो डिमांड बढ़ती ही जाएगी। और अगर आज की डेट में मैं कार फैक्ट्री लगाने की कोशिश करता हूं, तो मैं अपना शेयर ऑफ मार्केट जो है उसमें थोड़ा सा एंटिसिपेट कर सकता हूं, थोड़ा सा फोरकास्ट कर सकता हूं कि ये मार्केट शेयर मेरा होने वाला है। ठीक है ना। लेकिन उस मार्केट शेयर को निकालना जो है इतनी आसान चीज नहीं है। तो उसके लिए कौन से फैक्टर हैं जो मेरे को कंसीडर करने पड़ेंगे, कि पैटर्न ऑफ द कंजम्पशन ग्रोथ, आज से 10 साल पहले लोगों के पास कितनी गाड़ियां थी, और हर साल मार्केट के अंदर सारे ब्रांड्स की मिला के कितनी कितनी गाड़ियां खरीदी गई, है क्या नहीं? तो आई होप यू आर विद मी, है ना। सो इन लास्ट 10 or 15 years, if you see the consumption pattern, you will be then able to extrapolate, है ना। एक्सट्रापोलेट का मतलब मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को अब तक समझ आ गया होगा कि वही ग्राफ की लाइन को समय के अंतराल में आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो आपको लगभग लगभग इतनी गाड़ियां और बिकनी है इस साल में, अनलेस एंड अनटिल कोरोना हो जाए, है ना। तो जैसे कोरोना में तो फिर सारी, वो तो होंडा की तो एक फैक्ट्री भी बंद हो गई ग्रेटर नोएडा की, है कि नहीं? जो जो बच्चे अखबार पढ़ते हैं उनको पता होगा। ठीक है, और फिर इसमें दूसरी चीज क्या होती है, किस तरह का कंपटीशन है। अब आप जो है हमारे रवि हैं जो वो गाड़ियों की फैक्ट्री लगाने वाले हैं, लेकिन मारुति भी है यहाँ पे, होंडा भी है यहाँ पे, स्कोडा भी है यहाँ पे, है ना। और आपका देयर आर अदर व्हीकल, अदर हुंडई भी है ना, और वोक्सवैगन भी है। देयर आर लॉट ऑफ competitors. So what is the nature of competition which is being offered by these competitors? That also has to be kept in mind. Availability of substitutes have to be kept in mind, है ना, कि भैया ये गाड़ी की जगह अगर किसी का शॉर्ट डिस्टेंस है, क्या वो 2 व्हीलर लेगा,
क्या वो मेट्रो लेगा, क्या वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना. एंड देन द aspect of price elasticity of demand comes. What is this price elasticity of demand? कौन बताएगा ये क्या होता है? देखिए, अगर प्राइस चेंज होने पे डिमांड कितनी चेंज होती है. वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच. इट इज, और बड़े छोटे शब्दों में, रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज, है ना. रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज. वेरी नाइस, थैंक यू. Now this is the picture which you have to, if you understand this picture, then next two lecture, today's lecture, remaining lecture, and the next one lecture or 1.5 lecture, you will have no difficulty whatsoever to understand the overall concept of the market analysis. देखिए, ये वातावरण है जिसमें हमने, ये तो हमने देख लिया, इस वातावरण में हमने गाड़ी बनानी है और बेचनी है कि नहीं. और ये भी हमने देख लिया कि हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात कर ली, है ना. और ये भी देख लिया कितना मार्केट शेयर होगा, और ये भी समझ लिया कि कौन से फैक्टर हैं, है ना, जो कि इस चीज को डिक्टेट करेंगे. अब अपन ये देखते हैं. देखिए, ये पूरा वातावरण समझ लीजिए इस स्लाइड को, है ना. ये पूरा वातावरण है. तो इसका सबसे पहले मेरे को सिचुएशनल एनालिसिस करना पड़ेगा. सिचुएशनल एनालिसिस वही है जो एनवायरमेंटल स्टडी हमने करी. क्या सोशल एनवायरनमेंट है, क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, क्या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है ना. और सिचुएशनल एनालिसिस में बेसिकली आता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और आप स्वॉट एनालिसिस करते हो. शॉर्ट में होता है SWOT. फुल फॉर्म कौन बताएगा? अभिषेक तनवर. Are you there in the class? Muskan Pandey, are you there in the class? Simridhi Chadha, are you there in the class? बेटा, मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं कि शॉर्ट एनालिसिस का क्या मतलब होता है. इतनी छोटी सी बात थर्ड ईयर में फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चे को पता होनी चाहिए. SWOT, शॉर्ट एनालिसिस. अच्छा, जो बताना चाहता है हाथ खड़ा कर दे. ओके, 1 2 3. ओके, तनिष वाही, प्लीज टेल मी व्हाट इज SWOT analysis. So SWOT analysis is a type of analysis that helps a company to prepare for future and to know how to make growth in the incoming years. So sir, Very in nice. SWOT analysis, S stands for strength. In this we note down the strengths of the company. W is the weakness, that how our company is weaker than the other companies in the market. O means the opportunity. What are the upcoming opportunities that can help us grow? And T means threat, the threat that are in the economy or in the environment that could hamper our growth. Thank you very much. Excellent answer. And that is what the situational analysis is all about. Once the situational analysis is done, thereafter we turn our focus towards the secondary information. है ना. secondary information क्या होती है कि all the database which has already been collected by different survey agencies, है ना, surveying agencies or market agencies or market bodies, है ना, or institutions, and they have been compiled and kept as a reference. That is called secondary information or secondary database. And this type of database you must have used also during your whatever training, you summer training etc. you did, है ना. जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया होगा, एक तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया होगा, एक सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया होगा. तो सेकेंडरी डेटा आपने रेफर कर लिया, प्राइमरी डेटा आपने अपने क्वेश्चनर को बना के कलेक्ट कर लिया, है ना. और उसके बेसिस पे आपने इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर लिए, या आपने जो भी इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने का मतलब होता है उसके बेसिस पे आपने जो आपने आउटकम्स जो थी वो स्पेल आउट कर ली, है ना. तो देन other side it comes the market survey. Market survey is basically the attempt through which you conduct the primary you conduct the survey through to create the primary data, है ना. और फिर इन दोनों को जब मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से एनालाइज करता हूँ, तो मेरे को मार्केट का करेक्टर समझ में आ जाता है.
देखिए कितनी सरल बात हो गई। मैंने पूरे एनवायरनमेंट को छाना, डेटा पहले वाला रेफर किया और अब मैंने फ्रेश डेटा बनाया, है ना? तो मेरे को करंट सिचुएशन भी पता चल गई, हिस्ट्री भी पता चल गई, मेरे को मार्केट का करेक्टर थोड़ा बहुत समझ में आने लगा। उसके बाद फिर मैंने अपनी डिमांड फोरकास्ट करी कि लगभग मेरी, पहली बात तो ये, अगले 10 साल मेरी मार्केट में गाड़ियां बिकेंगी, प्रति साल प्रति वर्ष जो है मेरी इतनी गाड़ियां बिकेंगी, और उसके हिसाब से देन यू मेक दी मार्केट प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग का मतलब हम बाद में जाके देखेंगे। आपने एक वर्ड सुना होगा सेगमेंटेशन का, है ना, जो डेमोग्राफिक बेसिस पे हम लोग करते हैं। और डेमोग्राफिक क्या होती है कि यू डिवाइड द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, दैट फैक्टर में बी एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, लोकेलिटी, है ना, और ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। So that kind of factors are demographic factors, and on the basis of demographic factor you classify and create the segments, and उन segments को हम जो है अपने मार्केट प्लान में इंक्लूड करते हैं कि भैया डबल इनकम ग्रुप वाले इतने बंदे हैं, सिंगल इनकम वाले इतने हैं, है ना, दोज हु आर अर्निंग मोर देन 5 lakhs पर मंथ दे आर इतने, 2 lakhs इतने, 1 lakh इतने, 50,000 इतने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। क्योंकि बेसिकली तो देखो रोकड़े की लेवल पता होनी चाहिए आपको पॉपुलेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट जो है इट इज गोइंग टू बी बॉट बाय पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल इंजन व्हिच विल गिव यू द मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस, है ना। इसी पे आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस जो है डिपेंड करेगी। और मैं आपको जो प्रैक्टिकल बात है वो बता देता हूं इसमें, कि कोई भी फोरकास्टिंग टेक्निक, सबसे बड़ा झंझट बिजनेस में अनसर्टेनिटी का ही होता है ना, अनसर्टेनिटी का, है ना। और अनसर्टेनिटी को मिटिगेट करने के लिए, अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करने के लिए या खत्म करने के लिए ही हम लोग फोरकास्ट टेक्निक्स का यूज करते हैं, है ना। और वो फोरकास्ट टेक्निक ऐसे यूज होती है कि भैया पुराना डेटा ले आओ, नया सर्वे कर लो, है ना, उसको स्टडी कर लो, जिससे कि कल को मैं गाड़ियां तो बना के पर मंथ में 10,000 गाड़ियां बना दूं और बिक्री है मेरी 5,000, है ना, तो चौथे दिन भट्टा बैठ जाएगा आपका, फैक्ट्री बंद, चमन लाल जी की छुट्टी, फिर चमन लाल जी हरिद्वार चले जाएंगे, आश्रम में रहकर रोटी खाएंगे। So that is how things go wrong if you don't do this particular study in a proper manner, right? Now, so सबसे पहले अपने को क्या करना है, सिचुएशनल एनालिसिस करना है, and as our friend Wahi has already described it in a very excellent manner, that it is basically composition of the internal study of internal and external environments, है ना। तो इसमें क्या करता है वो जो प्रोजेक्ट एनालिस्ट होता है, वो सबसे पहले ये देखता है कि भैया वो इनफॉर्मली बात करता है। एनालिसिस आपको करना है तो इधर उधर पहले बात करके, आप जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आके 2-4 स्टूडेंट जो वहाँ घूम रहे होते हैं, पेरेंट घूम रहे होते हैं, जो टीचर्स घूम रहे होते हैं, उनसे आप बात करके थोड़ा जायका लेते हो कि हाँ भाई क्या चल रहा है ना। तो प्रोजेक्ट एनालिस्ट भी वो ऊपर से तो आया नहीं, वो भी भगवान का हमारे आप जैसा बंदा है, तो वो क्या करता है, इनफॉर्मली कस्टमर से बात करेगा, कॉम्पिटिटर से बात करेगा, मिडिलमैन से बात करेगा, और अदर जो प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में उनसे बात करके थोड़ा सा वो पल्स लेने की, he tries to gather the pulse of the industry as to what is going on, है ना। पल्स लेने का मतलब वही होता है जैसे डॉक्टर आपकी पल्स देखता है कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है कि नहीं। Then he look at the experience of the company to learn about the preference and purchasing power of the customer। मतलब प्रोजेक्ट एनालिस्ट जो है ये भी देखता है कि इस कंपनी की वाकई में कोई क्षमता है इस चीज को समझने और स्टडी करने की और एसेस करने की कि कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है और उसके कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रेटजीज है ना, कंपनी के अंदर भी है कि नहीं, है ना। उसको मतलब बेसिकली, फिर मैं वो हिंदी का एक अच्छा शब्द इस्तेमाल करूंगा, प्रोजेक्ट एनालिस्ट ये देख रहा है इस कंपनी की भी कोई एनालिटिकल औकात है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर जरा इनको ज्यादा रास्ता दिखाना पड़ेगा, अगर है तो थोड़ा सा कम बताना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो ये डिमांड एनालिसिस में सिचुएशन एनालिसिस करने वाला हूं, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे शुड बी वेरी क्लियरली स्पेल्ड आउट, हाँ, ये इस पहली लाइन में लिख दिया। दूसरी में क्या है कि जब मैं ये कहता हूं कि क्लियरली स्पेल्ड आउट होने चाहिए, तो उसमें जो आपके नेचुरल या इनफॉर्मल गोल्स हैं, है ना, दैट गाइड सिचुएशन है, तो वो जो मेरे गोल्स हैं जो मैंने अचीव करना है, दे शुड बी पार्ट ऑफ द सिचुएशन एनालिसिस। क्योंकि एनालिसिस में मैं उसी चीज को ढूंढूं जिसके तरफ मैंने जाना है,
है ना, जैसे एक कहावत भी है कि जिस तरफ जाना नहीं उसका रास्ता क्या पूछना। मेरे ऑब्जेक्टिव्स मेरे माइंड में क्लियर होने चाहिए कि सिचुएशन एनालिसिस में मेरे को क्या करना है, और उसी हिसाब से मैं नेचुरल और इनफॉर्मल गोल्स अपने बनाता हूँ, ठीक है ना। और फिर वही क्वेश्चंस भी बनाता हूँ। ये यहाँ पे क्या आ गया, ओनली क्वेश्चन रिलेटेड टू मार्केट डिमांड विल बी आस्क्ड। मतलब जैसे आपने भी अपना क्वेश्चन बनाया होगा, तो बच्चों से नॉर्मली वो इंश्योरेंस कंपनी वाले छोटा मोटा आपको क्वेश्चन बनवाने की, जो आप जनकपुरी से बनवा के ले आते हो कभी कभी, है ना, तो वो क्वेश्चन आपको बनाना है, और तो वही आप क्वेश्चन इसमें डालिए जो इससे ताल्लुक रखते हैं। ताल्लुक का मतलब होता है विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट यार, बिकॉज इफ यू पुट क्वेश्चंस व्हिच आर एक्स वाई जेड की गैस का गुब्बारा कैसे फूलता, इट हैज गॉट नो रेलेवेंस विद दिस पर्टिकुलर सर्वे क्वेश्चन, इजंट इट? सो दैट इज हाउ इट इज। देन कम्स द फाइनल सिचुएशन एनालिसिस, है ना। क्या होता है सिचुएशन एनालिसिस? ये वो मेथड होता है जिसमें जो क्या समझने की कोशिश करता है वो, कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैपेबिलिटीज है, कस्टमर कैसे है, कितना कैसे कस्टमर, देखो कस्टमर के तो कस्टमर इज द किंग, है ना। और क्योंकि हम यहाँ पे मार्केटिंग नहीं पढ़ रहे, नहीं तो कस्टमर लॉयल्टी। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा, अगर आप जवाब नहीं दे पाए, कस्टमर लॉयल्टी का शब्द आपको क्लियर होना चाहिए कि कस्टमर लॉयल्टी क्या होती है ना। क्योंकि कस्टमर लॉयल्टी जनरेट करना जो हर एक बिजनेस की एक वो क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। दीपांकर बताएगा कस्टमर लॉयल्टी के बारे में। अच्छा यार, आप प्रश्न लिख लो, अपने आप आंसर ढूंढना, है ना। कस्टमर लॉयल्टी जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अंडरस्टूड। यहाँ पे बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद अवर सब्जेक्ट हियर, राइट। सो जो हमारा मैनेजर है सिचुएशन एनालिसिस में, वो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज को, एनवायरनमेंट में कस्टमर्स को और ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने की कोशिश करता है ना। और वो जो इसको सिचुएशन एनालिसिस को करता है, he does the SWOT analysis as our friend Wahi has already told. So as far as the strength and weaknesses, study of strength and weaknesses, or the analysis about strength and weaknesses is concerned, it is called the internal analysis. And opportunities and threats, because they will be posed on the company or on your institution or enterprise by the external environment, they are part of the external analysis, right? Now ये सिचुएशन एनालिसिस है, इसको थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम में बना के, जब ज्यादा नंबर लेने होते हैं और पन्ना भरना होता है, तो इस तरह का ब्लॉक डायग्राम वहां पे आप बना देना, आधा पेज कवर हो जाएगा, 2-2 लाइन लिखना, 2 पेज का आंसर हो जाएगा शॉर्ट नोट में, है कि नहीं, कि व्हाट इज सिचुएशन एनालिसिस। तो इसका 8 ब्लॉक बना दिए, 4-4, 5-5 लाइन उसमें वैसे ही छप जाएंगी, है ना। देन स्कोप ऑफ सिचुएशन एनालिसिस, देखो यहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सिचुएशन एनालिसिस क्या है, वीकनेस और स्ट्रेंथ। स्कोप क्या होगा, स्ट्रेंथ के केस में जो मेरी स्ट्रेंथ है उसको और बिल्ड करूं, है ना, ये उसको एनहांस करूं, आगे बढ़ाऊं, है कि नहीं। और जो मेरी वीकनेस है उसको मैं कम करने की कोशिश करूं या शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं, है ना। और एक्सटर्नल में अगर तो अपॉर्चुनिटी है तो उसको मैं अवेल करूं यार, है कि नहीं, और उसको एक्सपेंड करूं। अपॉर्चुनिटी कौन सी होगी कार की फैक्ट्री के लिए, है ना, कि भैया कोई जो है गवर्नमेंट ऑफिसेस खुलने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो ऑब्वियसली when some more government offices or universities are going to get opened, or medical colleges are going to open, or some more factories are going to come up, so obviously the disposable income will be available in the hands of people more and more, so your opportunities will be more, and so since it is going to come up, so accordingly you should increase your production capacity also, and then accordingly meet the customer demand. देन थ्रेड्स जो है उनको अवॉइड करना चाहिए। थ्रेड्स बेसिकली कुछ होती हैं अवॉइडेबल होती हैं, कुछ होती हैं वो मैनेजेबल होती हैं, है ना। अब जैसे कंपटीटर है मार्केट में, अब उसको अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, है कि नहीं। यू हैव टू ऑफर समथिंग, है ना, इन योर प्रोडक्ट विच ऑफर्स यू द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इस शब्द का अर्थ जो है हमको 2 दिन पहले एक हमारे साथी ने बताया गया, है ना। तो आपको क्वालिटी या प्राइस में कुछ ना कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, है ना, ऐसा एडवांटेज आपको अपने कस्टमर को देना पड़ेगा जिससे कि वो उसका रुझान, जिससे उसका इंटरेस्ट या उसका इंक्लिनेशन आपकी तरफ आए। अब हम आ जाते हैं कि इंटरनल एनालिसिस में ये इंटरनल एनालिसिस में हम एक्चुअली क्या करते हैं, ठीक है ना। तो इंटरनल एनालिसिस में जैसा हमने देखा कि बेसिकली
it is the strength and the weaknesses which we are going to analyze. ठीक है. एंड जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, दे आर लाइक व्हाट इज द कल्चर ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द इमेज ऑफ द कंपनी, है ना. कल्चर ऑफ द कंपनी, अब टाटा का कोई भी नाम लेगा तो आप एकदम परचेज करना चाहोगे आइटम वहां से, है ना. और इमेज भी उसकी बढ़िया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी वेल डिफाइंड है, स्टाफ भी ट्रेड है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अगर उसने बोल दिया 3 महीने में गाड़ी देगा तो वो देगा, है कि नहीं. एंड फिर उसके ब्रांड अवेयरनेस, इट इज वेल नोन, है ना. देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर देयर, है ना. तो स्ट्रेंथ होते हैं वो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स अबाउट दीज पॉइंट्स which can be tangible and intangible also, and they are in the control of their organization. And weaknesses वो होती हैं जो आपको डिजायर गोल तक, आपकी मंजिल में पहुंचाने में जो बाधा ला सकती है, वो आपकी वीकनेसेस होती हैं. और इसको हमको, अगर तो आपकी वीकनेस है तो उसको रिड्यूस करना है, और अगर आपका स्ट्रेंथ है तो उसको एनहेंस करना है. मतलब मगर आपकी जो फाइनेंशियल, इसका मतलब फाइनेंशियल रिसोर्स को मेरे को बढ़ाना है, ब्रांड अवेयरनेस को इंप्रूव करना है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को. ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो भी आपके ऑपरेशंस चल रहे हैं, है ना, तो वो दे शुड बी वर्किंग एट ऑप्टिमल लेवल. अगर मैंने ये प्लान किया है कि जो भी मेरा सेटअप है उससे मैं 500 गाड़ियां रोज बनाऊंगा, तो 499 नहीं होनी चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि 502 हो जाए, लेकिन 500 गाड़ियां मिनिमम बननी चाहिए. दैट इज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, है ना. इन शब्दों के साथ मैं आज का कार्यक्रम, नहीं, थोड़ा सा 2 स्लाइड और देख लेते हैं. तो इंटरनल एनालिसिस फोकस किस पे करता है? कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, है ना. कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर और साइज एंड पावर ऑफ द कंपनी के ऊपर, ठीक है ना. ठीक है. देन रिसोर्सेज के ऊपर, हाँ. देन द वे ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटेड, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस. देन स्टेक होल्डर की क्या एक्सपेक्टेशन है ना, क्योंकि वो आपको पता होगी तभी आप जो है उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर सकोगे. देन व्हाट इज योर पोजीशन इन द मार्केट, ठीक है. thereafter the areas of internal analysis. फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, रोकड़ा आपके जेब में कितना है, बैंक से कितना है, इक्विटी में कितना है, कैपिटल स्ट्रक्चर का पूरा ज्ञान होना चाहिए. प्रोडक्ट पोजीशन, अब देखिए ये मार्केटिंग वाला प्रोजेक्ट पोजीशन आ गया. याद है आपको 4 P's में क्या होता था, है ना. प्राइसिंग, सबसे पहले प्रोडक्ट, फिर प्राइसिंग, फिर पोजीशन और फिर प्रमोशन, है ना. तो ये वो वाला प्रोडक्ट पोजीशन है. प्रोडक्ट पोजीशन का मतलब हाउ यू आर गोइंग टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू योर कस्टमर, है ना. क्या आपकी होलसेल वालों की चेन क्या रहेगी, रिटेल वालों की क्या रहेगी, आप इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बेचेंगे, डायरेक्ट सेल करेंगे. व्हाट इज गोइंग टू बी दी मेथड्स एंड मेथोडोलॉजीज फॉर प्रोडक्ट पोजीशनिंग, है ना. कोई मेरे को बताएगा, मैं कोई मत बताना, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जो आप गूगल कर लेना. वो ये कि जब से डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन हुआ है कार इंडस्ट्री के अंदर, उसके बाद कार इंडस्ट्री की सेल्स जो है, जैसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ गई है ना. तो उसके कारण आप देखना, रीजंस फॉर इंक्रीज, व्हाट, नो, you please Google this question, how digital marketing tools have contributed in auto market, है ना. क्योंकि क्यों कह रहा हूं मैं ये गूगल करने को, इससे आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट को जैसे ही आपने इंटरनेट पे पोजीशन किया, है ना, जैसे ही आपने डिजिटल मार्केटिंग में अपनी गाड़ी का पोस्टर लगाया और ये कहा कि ये गाड़ी के ये क्राइटेरिया, ये आपके फीचर्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इतने का इसका प्राइसिंग है, यहाँ से फाइनेंस होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, योर सेल्स हैव जंप्ड लीप्स एंड बाउंड्स, है ना. एंड देन सेल्स बढ़ गई तो आपने गाड़ियां भी और बनाई, प्रॉफिट भी बढ़ा, मार्जिन भी बढ़ा, और आपके बिजनेस में चांदी ही चांदी, ठीक है. तो विद दीज वर्ड्स आई विल स्टॉप हियर. अब मैं थोड़ा सा थक भी गया हूं, ठीक है. तो विद दीज वर्ड्स वी विल स्टॉप हियर एंड देन लेट मी मेक द फॉर्म्स सो दैट यू कैन मार्क योर अटेंडेंस नाउ. प्लीज स्टैंड बाय.
8 तारीख. First shift.